सोचिए, एक ऐसी किताब जो 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही काम की है, उतनी ही रेलेवेंट। हम बात कर रहे हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये सत्ता को समझने, उसे पाने और फिर उसे बनाए रखने का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। तो चलिए आज इसके कुछ राज खोलते हैं। देखिए, ये कोई मामूली ग्रंथ नहीं है। इसे लिखा था प्राचीन गुरु कौटिल्य ने, और इसका मकसद सिर्फ एक था, राजाओं को ये सिखाना कि सत्ता कैसे चलती है, कैसे उसे हासिल किया जाता है और कैसे उसे संभाला जाता है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये रूलर्स के लिए एक अल्टीमेट गाइड बुक है। अर्थशास्त्र की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? इसकी बेबाकी। ये सही गलत नैतिकता इन सब पर ज्यादा बात नहीं करता है। इसका पूरा फोकस है व्यवहारिकता पर, मतलब क्या काम करता है। और सच कहूं तो यही बात इसे आज भी इतना दिलचस्प और हाँ, विवादास्पद भी बनाती है। तो सवाल ये उठता है कि ये सदियों पुराना ग्रंथ यह हमें आज की दुनिया में पावर, प्रॉस्पेरिटी और कंट्रोल के बारे में क्या सिखा सकता है? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहली बात, राजा। कौटिल्य के लिए एक मजबूत राज्य की शुरुआत एक मजबूत और अनुशासित शासक से होती है। मतलब सब कुछ राजा से ही शुरू होता है और राजा पर ही खत्म। यहां जोर किस पर है? सेल्फ कंट्रोल पर। कौटिल्य का साफ मानना था कि एक राजा के लिए सबसे बड़ा खतरा बाहर का कोई दुश्मन नहीं, बल्कि उसकी अपनी बेलगाम इच्छाएं हैं। अगर खुद पर कंट्रोल नहीं तो कुछ भी नहीं। देखिए, ग्रंथ में ना दो तरह के राजाओं में साफ फर्क बताया गया है। एक तरफ वो राजा है जो डिसिप्लिन से, मेहनत से अपनी सुरक्षा पक्की करता है, और दूसरी तरफ राजा दांडक्य जैसा, जो अपनी हवस के चक्कर में अपना सब कुछ गवा बैठता है। ये एक सीधी और साफ चेतावनी है। और हाँ, एक अच्छा राजा बनना कोई एक दिन का काम नहीं था। यह सफर तो बचपन से ही शुरू हो जाता था। अक्षर और गणित सीखने से लेकर वेदों और शासन कला की पढ़ाई तक एक राजकुमार को बहुत ही कठोर ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता था। इसमें 16 साल की उम्र तक ब्रह्मचर्य का पालन करना भी शामिल था। तो ठीक है, राजा तो अनुशासित हो गया, अब बारी है राज्य की। कौटिल्य ने एक ऐसे राज्य की कल्पना की थी जो एक घड़ी की तरह एकदम सटीक चले, जहां हर पुर्जे को अपना काम पता हो और वो उसे बिना रोके करता रहे। और ये सिस्टम कितना डिटेल्ड था इसका अंदाजा लगाइए। सोने के लिए अलग सुपरिंटेंडेंट, व्यापार के लिए अलग, खेती के लिए अलग, यहां तक कि कपड़ों की बुनाई और बूचड़ खानों के लिए भी अलग अलग सुपरिंटेंडेंट होते थे। मतलब हर चीज पर नजर, हर चीज कंट्रोल में। तो सवाल यह है कि इतनी बड़ी मशीन ये चलेगी कैसे? इसका फ्यूल क्या है? इसका जवाब था वार्ता, यानी कि खेती, पशुपालन और व्यापार। कौटिल्य के लिए यही राज्य के खजाने और सेना की असली ताकत थे। सीधे शब्दों में कहें तो असली पावर इकोनॉमी ही थी। कौटिल्य का जो आदर्श शहर था ना, वो भी एकदम परफेक्टली प्लान्ड था। गहरी खाइयां, ऊंची ऊंची मजबूत दीवारें और एक ग्रिड जैसा लेआउट। इसमें व्यापारियों, कारीगरों, पुजारियों और शाही इमारतों सबके लिए अपनी अपनी तय जगह थी। और ये सब क्यों? क्योंकि सुरक्षा और व्यवस्था सबसे ऊपर थी। चलिए अब बात करते हैं राज्य के एक ऐसे पहलू की जो थोड़ा डार्क है, लेकिन कौटिल्य के हिसाब से बेहद जरूरी। ये था जासूसों का एक बहुत ही बड़ा और उलझा हुआ नेटवर्क, जिसका मकसद था नियंत्रण बनाए रखना। किसी भी शासक के लिए सबसे बड़ी चुनौती बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी खतरे होते हैं। तो सवाल यह है कि अपने ही लोगों पर, अपने ही अधिकारियों पर नजर कैसे रखी जाए, उनकी वफादारी को कैसे परखा जाए। तो कौटिल्य के जासूस टारगेट किससे करते थे? निशाना होते थे वो लोग जो सिस्टम से नाखुश थे। ग्रंथ में 3 तरह के लोगों का खास जिक्र है। गरीब, जिन्हें पैसे का लालच देना आसान है, महत्वाकांक्षी, जिन्हें सत्ता चाहिए, और घमंडी, जो अपना बदला लेना चाहते हैं। और हां, ये जासूस सिर्फ खबरें नहीं लाते थे, ये तो एक्टिवली काम करते थे। एक तरह का लॉयल्टी टेस्ट। सोचिए, कोई जासूस किसी मंत्री के पास जाकर उसे एक अधर्मी राजा के खिलाफ भड़का सकता था। अगर मंत्री मान गया तो बस उसकी वफादारी का टेस्ट हो गया और उसे तुरंत हटा दिया जाता। तो अंदर का मामला तो सेट हो गया जासूसों के जरिए। अब बाहर का क्या? मतलब फॉरेन पॉलिसी। इसके लिए कौटिल्य ने बहुत ही स्ट्रेटेजिक अप्रोच दी, जिसे षड्गुण्य या 6 सूत्रीय नीति कहा जाता है। कौटिल्य ने राजा को ना एक पूरा टूल बॉक्स दिया। सिचुएशन के हिसाब से टूल इस्तेमाल करो, दुश्मन की ताकत देखो और तय करो शांति करनी है या युद्ध छेड़ना है, चुपचाप बैठना है या हमले की तैयारी करनी है।
किसी और से दोस्ती करनी है या फिर शांति और युद्ध की डबल गेम खेलनी है। और ये बात समझनी बहुत जरूरी है। अर्थशास्त्र का मतलब ये नहीं कि बस जाकर लड़ाई कर लो, नहीं। युद्ध कई ऑप्शंस में से सिर्फ एक ऑप्शन था, और अक्सर आखिरी ऑप्शन। असली मकसद हमेशा राज्य का फायदा और उसकी तरक्की था, फिर चाहे वो शांति से हो या युद्ध से। तो चलिए अब आखिर में